Hello everyone, my name is Asad Ali and you are watching Scientist Academy. This is going to be the second lecture on Introduction to University Physics, and today we are going to talk about dimensions. So let's start. Dimension क्या है? What is dimension? Dimension basically represent करता है कि nature of quantity क्या है. मिसाल के तौर पे radius of a circle is a distance from the center of circle to the locus. ठीक है, यानी कि सर्कल के सेंटर से उसके लोकस तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जिसको हम मीटर में नापते हैं एसआई यूनिट्स में। अब डायमीटर की बात करें तो वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है और वो सर्कल के दो लोकस के ऊपर मौजूद डिस्टेंस को कहते हैं जो सेंटर से होकर गुजरता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डायमीटर इज समथिंग डिफरेंट, रेडियस इज समथिंग डिफरेंट, बट एट द एंड बोथ हैव गॉट द डायमेंशन ऑफ लेंथ। दोनों की डायमेंशन सेम है क्योंकि वो नेचर वाइज सेम है, यानी कि फिज़िकल नेचर उनकी डायमेंशनल नेचर सेम है। इसी तरह सरकमफेरेंस भी लंबाई ही है, ठीक है। इसी तरह पैरामीटर, किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर या रेक्टेंगल का पैरामीटर भी एट द एंड जाके लेंथ है। पैरामीटर को हम उर्दू ज़बान में अहाता बोलते हैं कि किसी रकबे का अहाता कितना है। ठीक इसी तरह डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही है, सही है। तो लिहाजा लेंथ क्या है? डायमेंशन, किसी भी चीज़ की डायमेंशन जो कि लंबाई है उसकी डायमेंशन एल होगी, कैपिटल एल। इसी तरह टाइम, भले वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हो या मास स्प्रिंग सिस्टम हो या डीके टाइम हो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड का, या हाफ लाइफ टाइम हो, कुछ भी हो, एट द एंड जाके वो टाइम है। तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी इज़ अगेन काइनेटिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल, या किसी भी नेचर किसी भी टाइप की क्यों ना हो, एट द एंड जाके वो एनर्जी है। सो एनर्जी की डायमेंशन वुड बी द सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो अब हम समराइज करते हैं कि डायमेंशन है क्या। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को नियरली लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जाता है 3 फंडामेंटल डायमेंशन से। मास, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। छोटी क्लासेस में हम कैपिटल एम को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते थे, बट यहाँ पे उसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी। क्योंकि स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है तो लेंथ की स्पीड की डायमेंशन होगी एल टी माइनस 1। Similarly, acceleration Lt minus 2, force mlt minus 2, energy ml2t minus 2, pressure ml minus 1t minus 2। याद रखें, डायमेंशंस दो क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़, यानी डिफरेंट बहुत सारी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर लेंथ को वॉल्यूम में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज वो एरिया की डायमेंशन जो है, लेंथ की डायमेंशन एल है, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब है। एल को एल क्यूब में ऐड नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल, लेंथ और एरिया को ऐड नहीं कर सकते। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल है, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर है, बट एल प्लस एल स्क्वायर डजेंट मेक सेंस, ठीक है। फिजिकली उसके कोई मतलब नहीं बनता। सो ये गलत है क्योंकि इनकी डायमेंशंस अलग अलग है। यू कैन नॉट ऐड एप्पल्स टू बनानास, एप्पल्स को बनानास पे ऐड नहीं कर सकते। इसकी मिसाल कहने की इस तरह की, एक्स प्लस वाई इज़ एक्स प्लस वाई, ऑलवेज एक्स प्लस वाई, बट एक्स प्लस एक्स इज़ 2x, ठीक है। वाई प्लस वाई इज़ 2y। सो इसी तरह एक्स और वाई यानी लेंथ और एरिया फॉर एग्जांपल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप लेंथ को एरिया पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, यानी एल क्यूब मिलेगा। सो यू कैन मल्टीप्लाई द डायमेंशंस, डिवाइड द डायमेंशंस, बट यू कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट डिफरेंट डायमेंशन। यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द सेम डायमेंशंस, सही है। फोर्स को आप ऐड नहीं कर सकते एनर्जी में, सही है। इसी तरह कोई भी फार्मूला जिसकी लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के बराबर नहीं है तो वो फार्मूला भी बराबर नहीं है, वो फार्मूला बिल्कुल गलत है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी फोर्स के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। इनकी डायमेंशंस अलग अलग है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई फंक्शन है,
मैथमेटिकल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसका आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर आप वैल्यू चेंज करते हो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जो आर्ग्यू करता है फंक्शन को गाइड करता है। सो एफ ऑफ एक्स में एक्स आर्ग्यूमेंट है, तो फर्स्ट करो एक्स एक आर्ग्यूमेंट है और ये डायमेंशनलेस नंबर है, एंड द आउटपुट इज एफ ऑफ एक्स विच मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ साइन एक्स है, या एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे एक्स की जगह पे थीटा है और थीटा डायमेंशनलेस है, वैसे हमें पता है थीटा एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस है। सो साइन थीटा की टेलर एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता है ऑड सीरीज आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा की अगर डायमेंशन है, तो अगर डायमेंशन होती लेट्स से अगर थीटा की डायमेंशन होती तो क्लियरली ये चीज़ गलत होती। ठीक है, क्यों गलत होती? क्योंकि आप थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जो सिरे से गलत है। ठीक है, आप डिफरेंट डायमेंशन वाली चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये साबित होता है इफ़ थीटा हैज़ no dimension then sin theta can be written in theta minus theta cube divided by 3 factorial plus theta 5 divided by 5 factorial plus dash dash, otherwise it is not allowed. So if theta had a dimension then you would be adding up quantities of different dimension, that is not allowed. सही है। इसी तरह डायमेंशंस को यूनिट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, याद रखें डायमेंशंस यूनिक होती हैं, यूनिट्स यूनिक नहीं होती। यूनिट्स डिपेंड करता है आप किस सिस्टम में बैठ के मेजर कर रहे हैं किसी फिज़िकल क्वांटिटी को। ठीक है, एक ही फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर डायमेंशन आर ऑलवेज यूनिक। मिसाल के तौर पे आप मास को किलोग्राम में, पाउंड में, इवन सेर और छटांग वाली लैंग्वेज यानी हमारी लोकल लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट डायमेंशंस आर ऑलवेज एम। ठीक है, सो हम इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में एम के एस यूनिट या ऐसा यूनिट्स में के पे बेस मीटर, किलोग्राम, सिस्टम, सेकंड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, एक कन्वर्जन है यूनिट जिसमें आपको 1 माइल पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 माइल पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1 मील में 1 माइल में 5280 फुट होते हैं। सो 5280 फीट पर एम आई में माइल्स। इसी तरह माइल्स को हमने माइल्स को फुट में कन्वर्ट किया, फुट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको याद है 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो हर एक फुट में 1 मीटर डिवाइडेड बाय 3.28 फीट होगा। सही है, इसी तरह आपने आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 डिवाइड बाय 3600 आवर्स डिवाइड बाय सेकंड करेंगे। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं बहुत सारी, एंड यू आर लेफ्ट विद 0.447 मीटर्स पर सेकंड। अगर आप इस अंदाज में यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी यूनिट्स जो हैं बीच में कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में कुछ ना कुछ रह जाएगा। सो अगर आप यूनिट कन्वर्जन्स के दौरान हर लम्हा यूनिट्स का ख्याल रखते हैं और यूनिट्स को लेके फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करते हैं तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये एग्जांपल दिखाने का मकसद यही था कि आप यूनिट्स कन्वर्जन के दौरान बाज़ाब्ता तौर पे लम्हा ब लम्हा हर स्टेप में यूनिट्स का इस्तेमाल करें और लॉजिकली कनेक्ट करें यूनिट्स को आपस में, ताकि आप गलती ना करें। इसी तरह एक और नोशन है जिसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी उसके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर कितना है, आया वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, या वो उसकी हैसियत कितनी है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, सो एक अच्छा साइंटिस्ट क्या करता है, चीज़ों को पहले लार्जर पिक्चर में देखता है और फिर उसको छोटे छोटे डिटेल्स में देखता है। ठीक है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का तगमिया लगाना, एस्टिमेट करना एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट काम है। स्टूडेंट ऑफन मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू गेट द डेसिमल पॉइंट राइट इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट डिजिट, which obviously matters the most. So if you are asked to calculate the height of some building with some data and you come up with 0.3 meters,
or 4 into 10 to the power minus 10 meters, then the answer is plain nonsense. क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि एक बिल्डिंग की हाइट निकालो और आप आंसर लेके आते हैं 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर, जो कि एक नॉनसेंस सी बात है कि एक बिल्डिंग 30 सेंटीमीटर के कैसे हो सकती। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एस्टिमेट करते हुए देखना है कि क्या आपका आंसर मेक सेंस करता है कि नहीं करता। सो आफ्टर ऑल फिजिक्स इज अ कॉमन सेंस फर्स्ट, सो यूज योर इंटेलिजेंस बिफोर सबमिटिंग एनी आंसर। इसी तरह डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, सो ऑलवेज चेक योर इक्वेशन टू सी इफ यू हैव सेम डायमेंशन ऑन लेफ्ट साइड एज ऑन द राइट साइड या नहीं। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 280। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है और 80 यहाँ वेलोसिटी है, जो कि गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। जबकि v स्क्वायर यहाँ पे भी वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर t स्क्वायर है, तो a स्क्वायर t स्क्वायर वेलोसिटी ही है, सो दिस इज़ राइट। ठीक है, सो आपने देखा कि पहला फार्मूला गलत है, दूसरा ठीक है। आपने क्या चेक किया? डायमेंशनल एनालिसिस, और डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप बता सकते हो कि हाँ ये फार्मूला ठीक है, सही है। सो डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए भी। ओके, इसी तरह कुछ ट्रिक्स में ये भी है कि आप जब कभी कोई प्रॉब्लम को डील कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम की बाउंड्रीज पे ज़रूर देखें। ठीक है, सो व्हेन एवर यू आर डिराइव एन इक्वेशन दैट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, see if you can find a simplest or special limit which where it becomes simple and transparent। यानी आप क्या उस सिचुएशन के अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर कोई स्पेसिफिक लिमिट फिगर आउट कर सकते हैं कि जिसमें आपका सिस्टम जो है बहुत सिंपल हो जाए और शफाफ हो जाए। So sometime it is useful and helpful to imagine that some quantity in it is very large or small। ठीक है, where possible make a mental graph। जब भी हो सके किसी भी इक्वेशन को आप डील कर रहे हो उसका मेंटल ग्राफ बनाओ। कोई फंक्शन आपके पास है, लेट्स से आपके पास मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है मॉलिक्यूलर स्पीड्स का, जो कि आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी में भी पढ़ा है। तो वो ये है एफ ऑफ वी इज इक्वल टू वी इंटू एक्सपोनेंशियल इंटू वी माइनस वी नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब आपको ए की वैल्यू का यहाँ पे नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इस फंक्शन एफ ऑफ ई को एस्टिमेट कर सकते हैं रैंडमली और रफली। कैसे? आप ज़रा नोटिस करें, अगर वेलोसिटी ज़ीरो कर देते हैं मॉलिक्यूल्स की, सर्टेन मॉलिक्यूल्स की, तो उन सर्टेन मॉलिक्यूल्स का वी ज़ीरो हो तो उनके करस्पॉन्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी ज़ीरो होता है। यानी देयर आर नो सच मॉलिक्यूल्स विद ज़ीरो वेलोसिटी। वाई? बिकॉज एफ ऑफ वी इज़ ज़ीरो, एफ ऑफ वी इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसी तरह मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगी? जवाब बहुत सिंपल है, आपने एक्सपोनेंशियल को मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है, तो लिहाजा आप वी को वी नॉट के बराबर करेंगे तो मॉलिक्यूलर स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ वी नॉट बन जाएगा और एफ ऑफ वी नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टू द पावर ज़ीरो हो जाएगा वी नॉट के जब बराबर होगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे फंक्शन प्लॉट कर सकते हो जो कि आपके सामने है। यहाँ पे एफ़ ज़ीरो है, यहाँ पे भी एफ़ ज़ीरो है, यहाँ एफ इज़ इक्वल टू वी नॉट पे फंक्शन एफ ऑफ वी नॉट है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है, सही है। सो इस तरह की ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम को आप एसिम्प्टोटिकली ऑब्जर्व करें बाउंड्रीज पे। ठीक है, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पे। सो दिस इज़ इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपके लिए मैं ले आया हूँ ये दो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो इसको आप सॉल्व करें, थोड़ा सोचें एंड देन कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? साइंटिस्ट आर टोल्ड टू डाउट everything and not believe anything that is not provable। is this a strength or weakness of science? यानी साइंसदानों को ये बताया जाता है, या एटलीस्ट उनका नज़रिया ये होता है मोस्टली कि हर चीज़ पे शक करें और बिलीव ना करें उस वक्त तक कि जब तक वो प्रूवेबल ना हो, या अगर वो प्रूवेबल नहीं है तो बिलीव ना करें।
इज़ दिस अ स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ साइंस? क्या ये साइंस की क़ुव्वत है या कमज़ोरी है? मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, गॉड, द थ्योरी ऑफ गॉड। खुदा को हम प्रूव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, यानी वी कैन नॉट ब्रिंग गॉड इनटू आवर लैब्स एंड परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। तो इस सेंस में साइंटिस्ट सीधे सीधे ये कहते हैं कि क्योंकि खुदा को आप प्रूव नहीं कर सकते या डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो खुदा के बारे में बिलीव करना इज़ जो भी है, ठीक है। इसी तरह अब आपने कमेंट करना है कि इज़ इट दिस अ स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि फाइंड हाउ मच टाइम इज़ टेकन फॉर अ टेलीफोन सिग्नल। एक टेलीफोन सिग्नल कितना टाइम लेगा टू गो फ्रॉम योर मोबाइल, आपके मोबाइल से योर फ्रेंड मोबाइल, आपके दोस्त के मोबाइल तक जाने के लिए। ये एज्यूम करें, एज्यूम दैट द रेलेवेंट सैटेलाइट इज़ ऑर्बिटिंग द अर्थ। जो मुतल्लिका सैटेलाइट जो है वो ज़मीन से आपके डायलिंग सेंटर से, जहाँ से आप डायल कर रहे हो लोकेशन से, 250 किलोमीटर दूर है, इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आपके मोबाइल की सर्किटरी, आपके फ्रेंड के मोबाइल की सर्किटरी और सैटेलाइट की जो सर्किटरी है वो बेसिकली डिले करती है, हैव अ डिले ऑफ 300 माइक्रोसेकंड। 300 माइक्रोसेकंड जो है इस सिग्नल को डिले करके आपके दोस्त तक पहुंचाती है। तो बताएं कितना टाइम लगेगा आपसे आपके दोस्त तक मोबाइल के सिग्नल को पहुंचने में, और इसको आपने कैलकुलेट करना है माइक्रो सेकंड्स में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट सेक्शन में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, डू नॉट फील रिलक्टेंट और हेजिटेट टू आस्क। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।